अब ऐसे में रेलेवेंस क्या होती है? रेलेवेंस के अंदर मैं फिर चार चीजें बोलता हूं। रेलेवेंस से मुराद है कि आपका प्रॉपर इंट्रोडक्शन, आर्गुमेंट्स और कंक्लूजन होना चाहिए, तो आपका ऐसे रेलिवेंट। सीक्वेंशियल आर्गुमेंट्स का मतलब है कि आपके आर्गुमेंट्स में एक सीक्वेंस होना चाहिए। वही जो मैंने आपको पहले, ये एक मिनट ठहरे, मैं स्लाइड्स पीछे लेके जाऊं, ठहरो जरा। ये मैंने एक टाइप का आर्गुमेंटेशन आपको बताया था, इस तरह का, इस किस्म के आर्गुमेंट्स की मैं आपको डिफरेंट टाइप्स बताऊंगा। ये देखो, ये है सीक्वेंस। स्टेटमेंट दो, लॉजिक दो, एविडेंस दो, रीजनिंग दो, काउंटर आर्गुमेंट करो, रिबटल करो। एक स्टेटमेंट के बाद बेशक आगे चार लॉजिक्स दे दो, आगे छह एविडेंस दे दो, रीजनिंग के ऊपर पूरे दो पैराग्राफ्स लिख दो, काउंटर आर्गुमेंट्स अलग दे दो, लेकिन सीक्वेंस एक प्रॉपरली होना चाहिए। तो इसको हम बोलते होते हैं रेलेवेंस, आर्गुमेंट का रेलेवेंस। तो आर्गुमेंट डेवलप करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैं समझता हूं ऐसे। ये देखो बेटे, अब रेलेवेंस, इंट्रोडक्शन, ये जो शुरू का पैराग्राफ होता है, आर्गुमेंट ये जो आपके बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं, और कंक्लूजन। सीक्वेंशियल आर्गुमेंट होना चाहिए, अवॉइड इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन का मतलब है कि गैर जरूरी, इररेलीवेंट चीजों को घुसेड़ना बीच में अपनी बात को लंबा करने के लिए। वो 2,500 से 3,000 वर्ड्स, वो उसने मॉडल तो एक देना था, लेकिन सीएसएस रिजल्ट हिस्ट्री हमें बताती है कि 1200 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स, 1200 वर्ड्स जिन्होंने लिखे, 1600 वर्ड्स जिन्होंने लिखे, वो ऐसे भी पास हुए हैं। पैराग्राफ्स शुड एम्ब्रेस द मेन आर्गुमेंट्स, और जो आपके पैराग्राफ्स हैं वो पलट पलट के आपके मेन आर्गुमेंट, आपकी जो मेन स्टेटमेंट थी उसके ऊपर जाने चाहिए। इसको हम रेलेवेंस बोलते हैं। अब इसकी मिसाल देखें, ये भी 2023 का ऐसे है, पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। ये 2023 का ऐसे। अब देखो, अब एक रेलेवेंटली लिखा हुआ ऐसे किस किस्म का होता है? मॉडर्न मैन फील्स इनकम्प्लीट विदाउट द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, पहली लाइन। रिलाइंग ऑन गैजेट्स फॉर ऑर्डिनरी टास्क हैज इंक्रीज्ड, दूसरी स्टेटमेंट। दिस डिपेंडेंस हैज रिजल्टेड इन बोथ फिजिकल, मेंटल एंड बिहेवियरल डिलेमास। तो ये जो हम डिपेंड करने लग गए हैं बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी पे, तो इससे कई हमें जहनी और हमारे रवैये के डिलेमास क्रिएट हुए हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, अमंग विच, और इसके असरात जो हैं वो कौन कौन से हमारे अंदर जनरेट हुए हैं, वो ये है कि डिफिडेंस। डिफिडेंस का मतलब है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हम में जनरेट हुआ है, लैक ऑफ सेल्फ रिलायंस, हमारा अपने ऊपर से यकीन खत्म हुआ है, हम छोटी छोटी चीजों के लिए गैजेट्स यूज करते हैं। एंड वीक रिलेशनल इंटीमेसी आर सम, और जो हम में रिलेशनल इंटीमेसी थी, भाई भाई के बीच में, बाप बेटे के बीच में, दोस्त दोस्त के बीच में, वो कम हो गई। ये मेरा एक आर्गुमेंट है। हम इस वक्त बात किस चीज की कर रहे हैं कि रेलेवेंस क्या चीज है। अब जो उसने पूछा था मुझसे कि पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, उसी के मुताबिक मैंने अल्फाज लिख दिए। अब देखें वीक, और वीक जो है वो आर्गुमेंट कैसा है। टॉपिक देखें क्या है, पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। अब मैंने अपना ऐसे शुरू किया है, इन द एंशियंट किंगडम एंड ऑफ एल्डोरिया a civilization flourished without modern technology। पुरानी सल्तनत एल्डोरिया की बात है कि सिविलाइजेशन जो थी उसने तरक्की पाई मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बगैर। सिटीजन्स लिव्ड इन हार्मनी विद नेचर, वहां के लोग नेचर के साथ एक हार्मनी और एक हम आहंगी के साथ रहते थे। द एब्सेंस ऑफ एडवांस्ड गैजेट्स डिड नॉट हिंडर देयर प्रोग्रेस। Eldorians developed strong connections through face-to-face interactions and written correspondence. On the other hand, the rest of the world progressed with technological advancements. Eldoria found joy in the simplicity of life.
क्या नॉनसेंस है ये? क्या रेलेवेंस है इसके अंदर? भाई वो आपसे जनरली बात कर रहा है, आजकल के लोगों की बात कर रहा है कि आजकल के जो लोग हैं वो बहुत ओवरली डिपेंडेंट हो चुके हैं टेक्नोलॉजी पे। आपने बात शुरू की है एंशियंट किंगडम ऑफ एल्डोरिया की, कि वहां के लोग कैसे रहते थे। यानी आप एक जनरल स्टेटमेंट का जवाब एक स्पेसिफिक एरिया, और वो भी एंशियंट हिस्ट्री की कोई बात उठा के कैसे शुरू कर सकते हो? तो ये इररेलेवेंट है। हम इस वक्त बात, वो उसने कही थी बात कि रेलेवेंस होनी चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग और वीक आर्गुमेंट में डिफरेंस है। व्हाट इज क्लैरिटी इन एन एसे? क्लैरिटी से क्या मुराद है? ग्रामर की मिस्टेक ना हो, पंक्चुएशन की मिस्टेक ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, आपका ऐसे क्लियर है, आपका स्टांस क्लियर होना चाहिए। वही मैं बार बार कहता हूं कि फलसफी बनने की जरूरत नहीं है। आजकल की जो इंग्लिश है, दैट इज क्वाइट सिंपल एंड डायरेक्ट इंग्लिश। देयर इज नो नीड टू यूज हाई फ्रीक्वेंसी एंड आर्काइक वर्ड्स। ट्राई टू राइट इन अ सिंपल, डायरेक्ट एंड क्लियर वे। प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग होनी चाहिए, तो आपके ऐसे में क्लैरिटी जनरेट होगी। अब देखें क्लियर राइटिंग में और अनक्लियर राइटिंग में क्या फर्क होता है। द वन हु यूजेस फोर्स इज अफ्रेड ऑफ रीजनिंग। ये भी 2023 का ऐसे है। कहता है वो शख्स जो ताकत का इस्तेमाल करता है वो डरता है रीजनिंग से। रीजनिंग का मतलब बहस, रीजनिंग का मतलब अकल का इस्तेमाल, रीजनिंग का मतलब लॉजिक का इस्तेमाल, रीजनिंग का मतलब यहां पर वजूहात नहीं है। रीजन वजह को भी कहते हैं, रीजन अकल को भी कहते हैं। यूज ऑफ फोर्स इज रूटेड इन अ डेफिशिएंसी। ताकत का इस्तेमाल जो है ना, असल में वो डेफिशिएंसी है। किस चीज की डेफिशिएंसी है? टू कन्विंस अदर्स। जब आप किसी दूसरे बंदे को कन्विंस नहीं कर सकते। ये पहली स्टेटमेंट है मेरी। जब आप किसी को लॉजिक में, मंतक में नहीं हरा सकते, गालियां देते हो उसे, फोर्स है। जब आप किसी को लॉजिक में, मंतक में, अकल में नहीं हरा सकते, मारते हो उसको। तो यूज ऑफ फोर्स इज रूटेड इन अ डेफिशिएंसी टू कन्विंस अदर्स। अच्छा, अब यहां पर दो पोल्स हैं, एक तरफ फोर्स है और एक तरफ रीजनिंग है। आपने अपनी बात मनवानी है छोटे बच्चे से, छोटे बच्चे से भी अगर आपने बात मनवानी है, उसे कन्विंस कर लो या उसे थप्पड़ लगा दो, थप्पड़ लगा के काम करवा लो अपना। दो तरीके हैं आपके पास। उसे झिड़को, गालियां दो, तब भी बेचारा चारों ना चार पढ़ने बैठ जाएगा। लेकिन उसको रीजनिंग दो, उसको समझाओ कि तालीम तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो फिर भी पढ़ने के लिए बैठ जाएगा। लेकिन गालियों के बाद और थप्पड़ों के बाद जो बैठ के वो पढ़ रहा होगा, तो उसकी जो वर्क एफिशिएंसी होगी वो वैसी नहीं होगी कि जब आप उसे कन्विंस करके बिठाओगे पढ़ने के लिए। लेकिन कन्विंस करने में लगती है ज़हन की ताकत। एंड पीपल आइदर शन इट और अवॉइड इट और अफ्रेड ऑफ इट, or they have no capacity to make arguments. So the people who have no capacity, no ability to make arguments or to convince others, they use force. They use force. आगे मैंने लिखा रीजनिंग डिमांड्स इंटेलेक्चुअल एक्सर्शन। जब आप रीजनिंग करते हो, लॉजिक देते हो, तो आपके आपके जहन की एक्सर्शन होती है। जिस तरह फिजिकल एक्सर्शन होती है, वैसे आपकी माइंड की एक्सर्शन होती है, विच मैनी पीपल आर अनेबल टू मेक। और कई लोग ये एक्सर्शन नहीं कर सकते। दो मेकिंग आर्ग्यूमेंट्स इज टफ, अगरचे आर्ग्यूमेंट करने मुश्किल है, yet it enables to understand and digest contradictory concepts. तो जब आप आर्ग्यूमेंट करते हो तो आप समझ जाते हो, आप समझते हो और डाइजेस्ट करते हो आपके जो मुखालिफ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उनको भी। अब एक तो तरीका ये है बात करने का, अब दूसरा तरीका ये है। देखो, पढ़ो जरा इसे। द वन हु यूजेस फोर्स इज अफ्रेड ऑफ रीजनिंग। अच्छा, शुरू मैंने किया दिस टॉपिक इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। वो आपसे ये नहीं कह रहा कि तारीफें करना शुरू कर दो टॉपिक की।
and it talks about people. How can a topic talks about? एक टॉपिक कैसे बात कर सकता है? टॉपिक इंसान है क्या? It talks about people who use force. अच्छा, use force being afraid of reasoning. Using force is bad and we shouldn't do it because it is not right. ये वही बर्गर इंग्लिश चल रही है, यो इंग्लिश, नॉनसेंस इंग्लिश। तो हम सीएसएस वाले फॉर्मल इंग्लिश को फॉलो करते हैं। बस आज के लिए इतना। तो आज जो हमने किया है वो सिर्फ हमने पेपर इंस्ट्रक्शंस को समझा है, और पेपर इंस्ट्रक्शंस में उसने 7 चीजें बताई थी, और इन 7 चीजों को हमने डिस्कस किया है आज। अगले लेक्चर में अब हम देखते हैं कि सिलेबस में वो क्या इंस्ट्रक्शन देता है। और बेटे सेम इंस्ट्रक्शंस हैं, एक ही चीजें हैं, और फिर हम इन दोनों का एनालिसिस करके ना फिर हम बनाएंगे कि असल में वो हमसे चाहता क्या है। आज हमने ये डिस्कस किया, ये मेक श्योर यू यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेस, एक्सपोजिशन, आर्गुमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन एंड नरेशन, और क्रेडिट विल बी गिवन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, रेलिवेंस एंड क्लैरिटी। समझ आई बेटे बात? यस सर, आगे सर। चलिए सर आगे। ठीक, जी सर, बना लेते हैं प्लान उसका। ओके सर। चलें जी, ये मैं आपको भेज देता हूं, इसकी रिकॉर्डिंग भी और इसके नोट्स भी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर।